हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल छावड़ा फ्रॉम जैन अकेडमी सिक्कर। और अपना सेकंड चैप्टर चल रहा था। सेकंड चैप्टर में अपन ने काफ़ी कुछ पोटेंशियल के बारे में देख लिया था। पोटेंशियल जो होता है वो अपन ने बोला था कि किसी भी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया जाता है वो वर्क ही उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल के इक्वल होता है। ठीक है, फिर अपन ने पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला देखा था के क्यू बाई आर। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, जितने भी पोटेंशियल आते हैं सारे ऐड होते जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव होता है। यदि प्लस का क्यू चार्ज है तो आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर, और माइनस का क्यू चार्ज है तो आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल होता था माइनस का के क्यू अपॉन आर। ठीक है, फिर अपन ने डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव किया था, तो रैंडम पॉइंट पे आया था केपी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर, एक्सिस पे आया था केपी बाई आर स्क्वायर और इक्वेटर पे आया था 0। ठीक है, फिर अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले डिराइव कर लिए थे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने देख ली थी। फिर स्फीयर के लिए अपन ने डिफरेंट पॉइंट्स पे पोटेंशियल के फॉर्मूले देख लिए थे। तो चाहे कंडक्टिंग स्फीयर हो, चार्ज चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, चाहे केवल बाहर हो या फिर अंदर और बाहर दोनों तरफ हो, तो आउटसाइड वाले पॉइंट पे पोटेंशियल आया था के क्यू बाई स्मॉल आर, सरफेस पे आया था के क्यू बाई आर। ठीक है, अंदर की तरफ यदि अपन बात करेंगे तो कंडक्टिंग स्फीयर होता था तो के क्यू बाई आर यानी कि सरफेस के इक्वली होता था, और यदि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता था तो पोटेंशियल का फॉर्मूला अंदर की तरफ बनता था के क्यू बाई 2 आर क्यूब, के क्यू बाई 2 कैपिटल आर क्यूब ब्रैकेट 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, और सेंटर पे पोटेंशियल अपन ने देखा था 3/2 के क्यू बाई आर। ठीक है, तो सेंटर पे पोटेंशियल जो बनता था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए वो मैक्सिमम बनता था सेंटर के ऊपर, और कंडक्टिंग स्फीयर के लिए मैक्सिमम बनता था सरफेस के ऊपर। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स अपन ने देख लिए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बोर्ड पे लिखा गया है, वो पॉइंट है कि यदि मेरे पास में कोई चार्ज्ड सर्कुलर रिंग है, ठीक है, रिंग मान लो, जैसे ही मैंने रिंग पहन रखी है, तो चार्ज्ड सर्कुलर रिंग है तो उसकी एक्सिस पे, उसके सेंटर पे, उसके डिफरेंट पॉइंट्स पर अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ठीक है, चार्ज्ड सर्कुलर रिंग की एक्सिस पे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। अब अपन को देखना है चार्ज्ड सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, तो इसको समझना, जैसे मान लो मेरे पास में ये चार्ज्ड सर्कुलर रिंग है ऐसे, ठीक है, 3D में बनाई है ये एक्चुअल में ऐसे रखी हुई है इस तरह से। ठीक है, तो जब चार्ज्ड सर्कुलर रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो मैंने मान लिया कि इसके ऊपर ये यूनिफॉर्मली प्लस में चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसका सेंटर अपन ने मान लिया ये O है, और इसकी जो रेडियस है इसकी रेडियस अपन मान लेते हैं कैपिटल R है। तो कैपिटल R रेडियस की चार्ज्ड सर्कुलर रिंग है। मुझे फाइंड आउट करना है कि इसके सेंटर से एक्सिस पे x डिस्टेंस है, जहां पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला अपन को डराइव करना है। समझ में आ रही चीज? तो अब अपन वही करेंगे, भी कूलाम लॉ लगाना है। ये सारे फॉर्मूले किससे बने हैं? पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, सब किससे बने हैं? कूलाम लॉ से तो बने। तो कूलाम लॉ यदि मुझे लगाना है तो चार्ज जो है वो कैसा होना चाहिए? पॉइंट चार्ज की फॉर्म में होनी चाहिए। अपन ने ये देखा था जब नेसेसरी कंडीशन ऑफ कूलाम लॉ था कि चार्ज जो है वो पॉइंट फॉर्म में होना चाहिए। तो अब अपन ने चार्ज को पॉइंट फॉर्म में करने के लिए अपन क्या करते थे? चार्ज को अपन पॉइंट फॉर्म में करने के लिए क्या करते थे? चार्ज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते थे। तो मैंने चार्ज को एक dq चार्ज की फॉर्म में छोटा सा स्मॉल पार्ट ले लिया। ठीक है, इस dq चार्ज की पॉइंट P से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैंने मान ली क्या है? स्मॉल r है स्मॉल r। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि स्मॉल r इक्वल टू रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो सकता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? कैपिटल R। ठीक है, ये रिंग ऐसे रखी हुई है ऐसे। ठीक है, तो ये रिंग जो है यदि अपन देखें तो इस रिंग को मैं यूँ बोल सकता हूँ कि अपनी रिंग आ गई। जैसे मान लो ये रिंग है ये वाली। ठीक है, ये पॉइंट P जो है वो इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे यहाँ है ऐसे। ठीक है, तो सेंटर से x डिस्टेंस पे यहाँ है, तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल चार्ज ले लिया dq चार्ज। इस dq चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? q चार्ज से r डिस्टेंस का पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो dq चार्ज से देखेंगे तो dq चार्ज से, इस dq चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस में पोटेंशियल कितना होगा? यदि मैं स्मॉल पोटेंशियल मान लूँ dv, तो वो हो जाएगा k dq अपॉन r स्क्वायर, सॉरी k dq अपॉन r, स्क्वायर तो आता है इंटेंसिटी में।
तो dq चार्ज से r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा dv स्मॉल पोटेंशियल k dq अपॉन r, और r कितना है कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो मैं ये बोल सकता हूँ जो स्मॉल पोटेंशियल बनेगा वो बन जाएगा k dq अपॉन रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही मैं पूरी रिंग के ऊपर छोटे छोटे dq चार्ज लेता रहूंगा। छोटे छोटे चार्ज के कारण छोटे छोटे पोटेंशियल यहाँ बन जाएंगे। फिर सारे पोटेंशियल को जोड़ने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो कोई डायरेक्शन का तो कोई चक्कर है ही नहीं यहाँ पे। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, जितने भी छोटे छोटे चार्ज पोटेंशियल बनाएंगे उन सारे के सारे पोटेंशियल का अपन क्या कर देंगे, सम कर देंगे, और सम करने का तरीका होता है अपना इंटीग्रेशन। तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन dv इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन k dq अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगा। dv इसको क्या बोल सकते हैं, रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को बोल सकते हैं r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट क्या क्या है, क्या क्या कांस्टेंट है, dv का इंटीग्रेशन तो v हो गया, ठीक है, k कांस्टेंट, रिंग की रेडियस कांस्टेंट, ठीक है। जितने भी मैं स्मॉल पार्ट्स लूंगा, ये जितने भी स्मॉल पार्ट लेंगे उन स्मॉल पार्ट के लिए सबके लिए डिस्टेंस क्या रहनी है, स्मॉल r ही रहनी है। ये चीज़ समझ में आती है सबके। यदि मैं ये रिंग लेता हूँ तो इस रिंग के ऊपर ये सेंटर से x डिस्टेंस पर है, तो रिंग के ऊपर जितने भी स्मॉल चार्ज लेंगे सबकी डिस्टेंस कितनी रहनी है, सबकी डिस्टेंस सेम ही रहनी है सेम ही। तो सबकी जब डिस्टेंस ही सेम रहनी है तो नीचे वाली जो टर्म है r और x ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो सब चीज़ें बाहर आ जाएगी। तो अंदर क्या रह जाएगा, k बाहर आ गया, रूट में या फिर रूट की जगह अपन ने पावर लगाई है 1/2, तो अपन ये बोल सकते हैं r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2 बाहर आ गया, और अंदर क्या रह गया dq, अंदर रह गया dq क्या है, पूरी रिंग के ऊपर टोटल चार्ज, dq क्या है, जितने भी चार्जेस लेंगे उन सब का सम, और पूरी रिंग पे टोटल चार्ज मैंने मान लिया कितना है q, तो dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा q, तो v इक्वल टू हो जाएगा kq अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। ये जो फॉर्मूला बनता है वो क्या आया है, रिंग की एक्सिस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला अपने पास में आया है। तो रिंग की एक्सिस पे पोटेंशियल का जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला बनता है kq अपॉन रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। ये अपन एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सिस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला बनता है kq अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। यदि मुझे सेंटर पे बात करनी है, स्पेशल केस क्या ले सकते हैं इसके अंदर, ये अपन बोल सकते हैं पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग, ठीक है। रिंग के सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे इंटेंसिटी कितनी होती थी, याद हो तो, सेंटर पे इंटेंसिटी कितनी होती थी, अपन ने सेंटर पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला था, एक्सिस पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला था। एक्सिस पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया था, kq r अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, और यहाँ पे आया है kq अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 1/2, ठीक है। तो सेंटर पे जो इंटेंसिटी होती थी वो होती थी 0। क्यों होती थी, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन होती थी, एक दूसरे को कंपोनेंट कैंसिल कर देते थे। लेकिन यदि मैं सेंटर पे पोटेंशियल की बात करूंगा तो सेंटर ऑफ रिंग पे x कितना हो जाएगा, 0। यदि पॉइंट P जो है वो चलता चलता इसके सेंटर पे ही पहुंच गया तो x की वैल्यू क्या होगी, 0। x की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो r स्क्वायर की पावर 1/2। यदि मैं इसको पूरा लिखना चाहें तो v सेंटर क्या होगा, kq अपॉन r स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगा। ऐसे r स्क्वायर की पावर, ये तो 0 है ही, r स्क्वायर की पावर 1/2 कितना बचेगा r, यानी कि सेंटर पे जो पोटेंशियल बनेगा, यदि मैं सेंटर की बात करूं तो सेंटर पे जो पोटेंशियल बनेगा वो कितना बनेगा, kq अपॉन r। सिंपल सा टॉपिक, सेंटर पे पोटेंशियल बनता है kq अपॉन r, ठीक है। ये पोटेंशियल क्या मैक्सिमम है, मैक्सिमम है कि नहीं है, ये पोटेंशियल बिल्कुल मैक्सिमम है। मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि नीचे वाली टर्म जितनी कम होगी ऊपर वाली टर्म उतनी ही ज़्यादा होगी, और नीचे वाली टर्म कम से कम क्या हो सकती है, जब x की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो x की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो नीचे वाली टर्म मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। नीचे वाली टर्म मिनिमम होने का मतलब ऊपर वाली टर्म क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल बना है सेंटर पे, ये पोटेंशियल कैसा बना है, इसका मैक्सिमम पोटेंशियल बना है। समझ में आ रही चीज। अब इसका जब ग्राफ बनाया जाता है, ग्राफ समझो, ग्राफ कैसा बनता है, सिंपल सा ग्राफ है, याद रखना है। ये v तो पोटेंशियल ले लिया मैंने y एक्सिस पे, ठीक है, ये अपनी x एक्सिस है, और ये मैंने x डिस्टेंस ले लिया, ठीक है।
पोटेंशियल का जो फॉर्मूला बनता है, मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ होता है, यहाँ पे सेंटर में मैक्सिमम हो गया। उसके बाद में यदि अपन बात करें तो पोटेंशियल जो बनता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनता है, ठीक है। तो पहले तो ग्राफ ऐसा चलता है, उसके बाद में ग्राफ कैसा चलता था, ऐसा चलता है। सेम वही है जो इंटेंसिटी के लिए अपन बात करते थे। तो जैसे इंटेंसिटी का ग्राफ चलता था वैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल का ग्राफ भी चलता है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल यहाँ होता है, पहले कर्वेचर ऐसा होता है, उसके बाद में कर्वेचर ऐसा हो जाता है। तो ये अपने पास में पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाता है रिंग की एक्सिस के ऊपर। तो रिंग की एक्सिस पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला बनता है वो बनता है KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ रिंग एंड x इज द डिस्टेंस ऑन द एक्सिस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो सेंटर से एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो डिस्टेंस तो कौन सी हो जाएगी, x, और r क्या हो जाएगी उसकी, रेडियस ऑफ रिंग। क्लियर है यहाँ तक। तो ये अपने पास में रिंग की एक्सिस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखो इसके अंदर क्या आता है। नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उन छोटे छोटे टॉपिक्स को और देख लेते हैं अपन क्या चीज़ आती है उसके अंदर। बाकी तो इसके अंदर पोटेंशियल जो है वो ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट सा हो गया है। पोटेंशियल में ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं है। अब तेरे बिना पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ोगे नहीं तो पढ़ोगे नहीं तो रिप्लेस हो जाओगे, फिर तुम्हें कोई भी रिप्लेस कर देगा। अच्छा तुम्हें पता है मतलब यहाँ यदि 100 स्टूडेंट्स जो है वो एग्ज़ाम दे रहे होंगे, देखो समझना एक चीज़ को, कोई बोलता है मैं 2 घंटे पढ़ लेता हूँ, कोई बोलता है मैं 3 घंटे पढ़ लेता हूँ, कोई बोलता है मैं 6 घंटे पढ़ता हूँ, कोई बोलता है मैं 16 घंटे पढ़ लेता हूँ, ठीक है। किसी के लिए 6 घंटे सफिशिएंट है, किसी के लिए 10 घंटे सफिशिएंट है, किसी के लिए 2 घंटे सफिशिएंट है, किसी के लिए 2 मिनट ही सफिशिएंट है, ठीक है। ऐसे पढ़ने का क्या मतलब है, ऐसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं। यदि 100 स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, यदि 100 स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें 5 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, बुरा मत मानना स्टूडेंट्स हो। 5 स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे हैं जो केवल भीड़ चाल चल रहे हैं, भीड़ के साथ चल रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। वो केवल नंबर्स बढ़ा रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए ना तो 5% स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो वास्तव में स्टडी कर रहे हैं। समझ में आ रही चीज़। तो 5% स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो वास्तव में स्टडी कर रहे हैं। अब देखो यदि मान लो एक रेस लग रही है, समझना इस चीज़ को, 6 घंटे 7 घंटे 10 घंटे 15 घंटे पढ़ना जो है वो कहाँ तक सही है उस चीज़ को समझना। यदि कोई रेस लग रही है ना, ठीक है, मान लो कहीं रेस लग रही है, रेस में मान लो कोई स्टूडेंट रेस लगा रहा है, कोई भी बच्चा रेस लगा रहा है, वो अपने मोहल्ले के जो स्टूडेंट है, जो अपनी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में यदि रेस लगा रहा है तो उसको ज़्यादा जोर नहीं आएगा जीतने के लिए, नहीं आएगा। यदि मान लो वो इंटरनेशनल लेवल पे रेस लगा रहा है तो वहाँ पे तो बहुत बड़े रेसर आए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े रेसर आए हुए हैं, तो उसको दौड़ के लिए बहुत तेज़ी से भागना पड़ेगा, ठीक है। वो अपना 100% वहाँ भी दे रहा था जब 10 स्टूडेंट्स या 10 बच्चों के बीच में भाग रहा था, और वो अपना 100% वहाँ भी दे रहा है जब वो पूरे इंटरनेशनल लेवल के स्टूडेंट्स के बीच में भाग रहा है। समझ में आ रही है। जीतने के लिए क्या करना है उसको, जीतने के लिए उन 99 बच्चों से क्या निकलना है, उसको आगे निकलना है। तो 99 बच्चों ने जितना एफर्ट लगाया होगा ना, उससे ज़्यादा एफर्ट ही उसको लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही थी। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम चाहे 6 घंटे पढ़ रहे हो, चाहे 10 घंटे पढ़ रहे हो, चाहे 2 घंटे पढ़ रहे हो, इससे मतलब नहीं है। तुम्हारे लिए यदि 6 घंटे सफिशिएंट है तो 6 घंटे सिलेक्शन के लिए नहीं है। वो 6 घंटे पढ़ने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। जो मैक्सिमम जो 5% स्टूडेंट जो है ना वो पढ़ रहे हैं 16 घंटे 18 घंटे, तो जब तक तुम उन 5% की रेंज में नहीं आओगे ना, तब तक तुम 95% की रेंज में हो। समझ आ रही। 95% स्टूडेंट्स की रेंज में हो जो केवल भेड़ चाल चल रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 5% में आने के लिए क्या करना है तुम्हें, 5% में आने के लिए जो 95% लोग कर रहे हैं ना वो नहीं करना है। जो 95% लोग कर रहे हैं वो नहीं करना है। वो क्या कर रहे हैं 95% लोग, वो केवल इतना ही कर रहे हैं कि 2 घंटे पढ़ लिया, 6 घंटे पढ़ लिया, 4 घंटे पढ़ लिया,
और यदि 5% की रेंज में आना है ना तो 18 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे, 20 घंटे, कुछ अता पता नहीं है बच्चों का, कुछ अता पता नहीं है। वो जो 5% बच्चे हैं ना उनका कुछ पता नहीं है कि वो कितने घंटे पढ़ रहे हैं, और पूरा सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं। पढ़ना तो है ही, लेकिन साथ के साथ वेल मैनेज्ड तरीके से पढ़ रहे हैं। अपने टाइम को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है, उस तरीके से वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब देखो, ये तो सबको ही पता है, ये तो तुम्हें भी पता है कि 5% लोग जो है वो टॉप पर है पूरे, यदि पूरे मान लो वर्ल्ड में देखा जाए तो केवल 5% लोग ही है जो टॉप पर है। 95% लोग तो उनके नौकर है, सॉरी टू से, लेकिन 95% लोग तो उनके अंडर में काम कर रहे हैं, है कि नहीं है। तो 5% की रेंज में आना है तो 5% की रेंज में आने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और जो 95% लोग कर रहे हैं ना उसको छोड़ के कुछ अलग करना पड़ेगा, तब जाके तुम उस 5% की रेंज में आओगे और तब जाके टॉप पे पहुंचोगे। नहीं तो वही 95% में रह जाओगे और 95% लोगों की रेंज में यदि रह गए तो फिर किसी के यहाँ नौकरी ही करनी पड़ेगी। समझ में आ रही चीज़? एक्सपीरियंस है लाइफ का, और कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था अपना। क्योंकि जो गलतियाँ, देखो गलतियाँ सब करते हैं, ऐसा बात नहीं है कि हमने गलतियाँ नहीं करी, गलतियाँ हमने भी करी होगी, गलतियाँ सारे करते हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखना जरूरी है, उन गलतियों से सीखना जरूरी। अब कोई अपनी लाइफ में गलती करे जाए, हाँ भी मैं वो गलती करूँगा फिर मैं सीखूंगा, तो लाइफ बहुत छोटी है, लाइफ बहुत छोटी है। यदि खुद की गलतियों से सीखते जाओगे तो गलतियां ही इतनी करनी पड़ जाएगी कि फिर सीखने के लिए कुछ बचेगा नहीं, आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए जिन लोगों ने गलतियां करी ना, उन गलतियों का एक्सपीरियंस लेके खुद उसमें सुधार करो कि मुझे वो गलती नहीं करनी कि वो गलती उस बंदे ने की थी, इसलिए मुझे वो गलती नहीं करनी। इसलिए बोला ये जाता है, हमेशा ही बोला जाता है कि दूसरों को लाइफ को एक्सपीरियंस लेते हुए खुद की लाइफ को इम्प्रूव करो, क्योंकि सारी गलतियां अपन करेंगे तो अपनी लाइफ इतनी है ही नहीं कि अपन सारी गलतियां कर सके, ठीक है। इसलिए जो लाइफ में गलतियां दूसरों ने करी हैं, ठीक है, उन गलतियों से एक्सपीरियंस लो कि मुझे वो गलती नहीं करनी जो उसने कर दी थी, ठीक है। हाँ तुम्हारे मान लो कोई सीनियर है, तुम्हारा कोई बड़ा भाई है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो दिन में 10 घंटे ही पढ़ता था यार, वो तो दिन में 10 घंटे ही पढ़ता था, ठीक है। 18 घंटे पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा भाई। नीट में, IIT में सिलेक्शन चाहिए तो 18 घंटे, या किसी में भी सिलेक्शन चाहिए तो 18 घंटे पढ़ना है तो सिलेक्शन होगा। वो 10 घंटे पढ़ता था, 10 घंटे में उसका कुछ नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ भी उसने गलती करी थी कि वो 10 घंटे, अब वो उसके 10 घंटे भी काम नहीं है। वो जब सिलेक्शन ही नहीं हुआ, चाहे 600 नंबर आओ, चाहे 600 में यदि सिलेक्शन हो रहा है तो 599 आओ या 300 आओ या 200 आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 10 घंटे पढ़ गए, उसने 599 मार्क्स ले भी लिए तो भी वो सिलेक्शन नहीं हुआ, बढ़िया मेडिकल कॉलेज उसको नहीं मिला। नहीं मिला इसका मतलब कोई मतलब नहीं है उसका 10 घंटे पढ़ने का, ठीक है। हालांकि हो सकता है स्टडी उसके और कहीं काम आ जाए, वो चीज़ अलग होती है, लेकिन सिलेक्शन के लिए उसने जो स्टडी करी थी ना वो तो नहीं हुई, ठीक है, वो कोई काम नहीं है। तो वो यदि 10 घंटे पढ़ रहा है तो उसको गलती से एक्सपीरियंस लो कि उसने 10 घंटे पढ़ा था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरे को 12 घंटे 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ना वो 24 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई नींदों में ही पढ़ता है, देखना नींदों में भी पढ़ते हैं बच्चे, ऐसे बच्चे भी हैं जो नींदों में ही पढ़ते हैं। वो 5% वाले बच्चे वो ही हैं जो 24 घंटे अपनी स्टडी में लगे हुए हैं, चाहे वो सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनके दिमाग में वही फिजिक्स के फॉर्मूले, केमिस्ट्री के रिएक्शंस, बायोलॉजी के डायग्राम्स, वो सब उनके दिमाग में चल रहे हैं, तब जाके उनका सिलेक्शन होता है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। क्लियर? चलो अब अपना ये तो पोटेंशियल वाला जो टॉपिक था, एक टॉपिक इसमें रह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे लास्ट में लेंगे इस टॉपिक को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता ही आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, चाहे नीट का हो चाहे बोर्ड लेवल का एग्जाम हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, ठीक है। तो उसको टॉपिक को अपन लास्ट में लेंगे। अभी देखो एक छोटा सा टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक आएंगे, थोड़े थ्योरी का टॉपिक है, समझते हुए चलना। 2 तरह के मटेरियल अपने पास में होते हैं, वैसे 3 तरह के होते हैं, फिलहाल अपन 2 तरह की बात करेंगे। एक तो होता है कंडक्टर्स और एक होता है इंसुलेटर्स, ठीक है। इंसुलेटर्स बोल दो या डाइइलेक्ट्रिक बोल दो, एक ही बात है, डाइइलेक्ट्रिक भी इंसुलेटर ही होते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर में क्या चीजें हैं उसको समझने से पहले एक चीज समझो, अपने पास में कोई भी मटेरियल जो होता है, भी कोई भी मटेरियल किससे मिलके बनता है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे मिलके बनता है? एटम से। एटम किससे मिलके बनता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से, ऐसा होता है। तो कोई भी मटेरियल जो होता है उसमें 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
एक तो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक होता है बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। एक तो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन, एक होगा बाउंड इलेक्ट्रॉन। कौन से तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन से बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो चीज़ समझना। जैसे मैं ये मान लेता हूँ मेरे पास में ये मटेरियल है, ये मटेरियल किससे बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। मैं एक एटम की बात कर लेता हूँ, ये तो न्यूक्लियस हो गया और ये इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब अपन ने देखा होगा कि जो कंडक्टर्स होते हैं, ये सुना होगा तुमने, जो कंडक्टर्स होते हैं वो अपने एक्सटर्नल ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं, होता है ऐसा। तो जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ गया इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर आके क्या होगा, इस मटेरियल में इधर उधर घूमता रहेगा, रैंडमली मोशन करते रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रैंडमली इधर उधर मोशन करते रहेंगे, इधर जाएगा उधर भागेगा, ऐसे उधर उधर भागता रहेगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो एटम को छोड़ के मटेरियल के अंदर फ्री हो चुके हैं, ठीक है, जिनके ऊपर एटम का कोई एक तरह से फोर्स नहीं लग रहा है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स को छोड़ के मटेरियल के अंदर फ्री हो चुके हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो भी करंट फ्लो होती है वो कौन करवाते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही करवाते हैं, ठीक है। आगे अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो भी करंट फ्लो होगी वो कौन करवाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स करवाएंगे। ये जो एटम के पास में इलेक्ट्रॉन है, जो अभी भी एटम के पास में, वो कभी भी करंट को फ्लो नहीं करवा सकता, ठीक है। क्योंकि अपन सेमीकंडक्टर में आगे और डिटेल में देखेंगे कि वैलेंस बॉन्ड क्या होता है, कंडक्शन बॉन्ड क्या होता है, वो सारी चीजें वहां पे और क्लियर होगी। तो ऐसे अभी फिलहाल इतना ध्यान रखो कि जो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के बाहर आ चुके हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो बाहर नहीं आए हैं उनको नाम क्या देते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स एटम को छोड़ के मटेरियल के अंदर फ्री हो चुके हैं रैंडमली मोशन करने के लिए, उन इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो फ्री नहीं हो पाए हैं, एटम ने जिसके ऊपर अपना अट्रैक्शन फोर्स लगा रखा है, उन इलेक्ट्रॉन्स को नाम देते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स अपने पास में होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन तो क्या बनाते हैं, कंडक्टिविटी बनाते हैं। कंडक्टिविटी का मतलब करंट को फ्लो करवा सकते हैं। और बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, पड़े रहते हैं एटम के पास में, ठीक है। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड ये सब बना सकते हैं, वो सब केमिस्ट्री की चीजें हैं। लेकिन अपन को तो किससे मतलब है, करंट से मतलब है भैया, अपन को तो करंट से मतलब है, अपन तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उससे अपन को मतलब नहीं है। कुल मिला के करंट को फ्लो नहीं करवाते हैं। करंट को फ्लो कौन करवाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हमेशा क्या बनाते हैं, कंडक्टिविटी। अब कंडक्टर्स में अपन पढ़ते हैं कि कंडक्टर्स के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, ये करंट को फ्लो करवा सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल विच इज हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन बी फ्लो करंट, ठीक है, कैन बी फ्लो करंट, जो करंट को फ्लो करवा सकते हैं और जिनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन ही होंगे, ठीक है। और कंडक्टर में क्या होंगे, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और क्या होंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो करंट को फ्लो करवा देंगे, तो करंट को फ्लो करवा देते हैं, तो ऐसे मटेरियल कंडक्टर्स होते हैं। और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स करंट्स को फ्लो करवा नहीं सकते और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए नहीं करवा सकता है। और ये जो है ये करंट को फ्लो करवा सकता है। समझ में आ रही चीज। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है जो करंट को फ्लो करवा सकते हैं, और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है जो करंट को फ्लो नहीं करवा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, इंसुलेटर कभी भी करंट को फ्लो नहीं करवा सकता है। और बाउंड कंडक्टर्स जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो करंट को फ्लो करवा सकते हैं। तो जो कंडक्टर्स हैं वो तो करंट को फ्लो करवा सकते हैं क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो करंट को फ्लो नहीं करवा सकते हैं। समझ में आ रही चीज। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, जितने भी मेटल्स होती है, सारी की सारी मेटल्स कैसी होती है, कंडक्टर्स। एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ये सब क्या है, कंडक्टर्स है, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर जो अपने 18 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 18 ग्रुप के एलिमेंट, पढ़े ही ना, नहीं आएगी। कुछ ऐसी लाइंस होती है, He, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, क्रिप्टोन हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं। तो ऐसे मटेरियल जो करंट को, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक क्या है, एक तरह से इंसुलेटर है, ठीक है। तो प्लास्टिक ये सब क्या है, एक तरह से इंसुलेटर है जो करंट को फ्लो नहीं करवा सकते। अपन दोनों तरह के मटेरियल के बारे में ही पढ़ेंगे। पहले अपन बात करते हैं कंडक्टर्स की।
समझ में आ रही चीज। तो कंडक्टर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट अपना जो टॉपिक आता है वो कंडक्टर्स आएगा, उसके बाद में अपन देखेंगे इंसुलेटर्स में क्या होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, बस फिलहाल अब ध्यान क्या रखना है कि कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर अपने अपना ही काम का है। बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन देखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आगे किस तरह से काम करते हैं, कैसे फ्लो होते हैं, वो किस तरीके से करंट को फ्लो करवा सकते हैं, वो सब अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी जो अपना थर्ड चैप्टर आएगा उसमें देखेंगे। इस चैप्टर में केवल इतना ध्यान रख रहा है, कंडक्टर्स है तो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो एटम को छोड़ के आ चुके हैं, जो इधर उधर मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो एटम पे चार्ज कैसा आ गया, एटम ने यदि इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो एटम पे चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव। तो एटम पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसके पास में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये अपने पास में कंडक्टर्स के बारे में और इंसुलेटर के बारे में थोड़ा शॉर्ट्स में अपन ने सारी चीजें देख ली। अब नेक्स्ट अपने पास में आता है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, अपन को देखना है कंडक्टर्स के बारे में देख रहे हैं, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने यदि किसी कंडक्टर को रख दिया तो क्या होगा, वो चीज़ अपन को देखनी है, ठीक है। समझना इस चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छा और सच्चा टॉपिक है। सच्चा इसलिए है क्योंकि कोई इसका ड्रॉबैक नहीं है इस चीज़ का। जैसे मान लो मेरे पास में ये दो प्लेटें हैं, ये प्लेट मैंने मान ली पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, ये प्लेट मैंने मान ली नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा क्या इन दोनों के बीच में, बिल्कुल बनेगा। कौन सा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। ये एक्सटर्नल है, अभी तक ये एक पॉजिटिव प्लेट थी, ये नेगेटिव प्लेट थी, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए मैंने प्लेट्स लगाई है, ठीक है, नहीं तो मैं सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना सकता हूँ। तो मैंने मान लिया कि इसमें इधर की तरफ फील्ड बन रहा है, कौन सा, ई बन गया, वो ई मैंने मान लिया, या इसको ई एक्सटर्नल मान लो, ठीक है। ई एक्सटर्नल मैंने या ई नोट मान लो, थोड़ा सा शॉर्ट में अपन याद रख लेंगे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, ई नोट है, ठीक है, जो अपने पास में कैसा है, जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैंने क्या किया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टिंग मटेरियल को रख दिया, राक्षस वाला पेन आ चुका है अपना ये मैंने मान लिया, इसके बीच में मैंने कंडक्टिंग प्लेट को रख दिया, ऐसे रख दिया, ठीक है। कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टर है, ये कैसा मटेरियल है, इस मटेरियल की अपन बात करें तो ये मटेरियल मैं बता देता हूँ, ये मटेरियल कैसा है, क्योंकि अपन कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो फिलहाल अपन कंडक्टर को बोल रहे हैं कि ये मटेरियल कैसा है, कंडक्टर। फिर जब इंसुलेटर पढ़ेंगे तो यहाँ इंसुलेटिंग प्लेट रखेंगे, ठीक है। अब कंडक्टर है तो अपन ये बोल रहे हैं कंडक्टर के पास में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है। और जब इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के फ्री हो चुका था तो एटम पे चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है, और फ्री है, इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो जब ऐसा है तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव प्लेट है वो तो इस मटेरियल के जो नेगेटिव चार्ज है उसको तो अपनी तरफ बुलाएगी, ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको दूर भगाएगी, ऐसा ही होगा। तो उससे होगा क्या कि ये जो प्लेट है, इस प्लेट के इधर की तरफ तो कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इधर की तरफ कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रही चीज। अब ये देखो, इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा, उधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा, होगा। इस मटेरियल के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट, और उसकी डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इसमें यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, ऐसा। जब ये पॉजिटिव इधर चला गया, नेगेटिव इधर आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो ये नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ आए हैं, पॉजिटिव चार्ज उधर की तरफ गए हैं, इस प्रोसेस को नाम देते हैं इंडक्शन प्रोसेस। ये अपन पहले भी देख चुके हैं, चैप्टर फर्स्ट में अपन ने देखा था मेथड्स ऑफ चार्जिंग, उसमें अपन ने बोला था इंडक्शन प्रोसेस। इंडक्शन प्रोसेस में ही होता था नेगेटिव एक साइड हो जाना, पॉजिटिव एक साइड हो जाना, उसको अपन नाम देते थे इंडक्शन प्रोसेस। तो इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया, इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये प्रोसेस क्या हुई है, इसके अंदर इंडक्शन प्रोसेस हुई है। और इन चार्जेस को क्या नाम दिया जाता है, इंड्यूस्ड चार्ज नाम दिया जाता है, ठीक है। अब ये होते कब तक हैं, मेन चीज ये है, ये कब तक होंगे और ये चार्जेस क्या करेंगे, वो चीज समझना। इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने नाम क्या दे दिया,
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि क्या हुआ है, ये इंड्यूस्ड चार्ज के कारण हुआ है, इसलिए नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये चार्जेस कब तक इधर उधर चलते रहेंगे, कब तक चलते रहेंगे? यदि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा इधर की तरफ, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को उधर ले जाएगा, नेगेटिव चार्ज को उधर ले जाएगा, ऐसा ही तो होगा। ठीक है, भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड कर क्या रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, ये चीज़ सबको पता होगी, या मैंने पहले भी पढ़ाई थी। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिया, नेगेटिव चार्ज को छोड़ दिया, तो पॉजिटिव चार्ज पे तो इधर की तरफ फोर्स लगता है F = QE, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में, और नेगेटिव चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगता है F = QE लगता है। तो इस मटेरियल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो उसको उधर की तरफ ले जाएगा और नेगेटिव चार्ज को इधर की तरफ लाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज को इधर लाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव चार्ज को इधर लाने की कोशिश करेगा। यानी कि मैं यदि एक पॉजिटिव चार्ज बना दूं यहाँ पे बीच में, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या कर रहा है, इसको इधर की तरफ ले जा रहा है, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इसको इधर की तरफ ले जा रहा है। ऐसा ही तो है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट जो है वो तो इसको इधर की तरफ ले जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जो बाहर वाला है, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर की तरफ है वो इसको इधर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। ये कब तक जाएगा, यदि E नोट ज़्यादा होगा तो इधर चला जाएगा और E इंड्यूस ज़्यादा होगा तो इधर आ जाएगा, ऐसा ही तो होगा। लेकिन इनिशियली क्या था, इनिशियली तो यही था, जब तक तो रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था तब तक तो केवल ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हुआ तब कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये वाला है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कम ही तो होगी भी, इसको डेवलप करने वाला कौन है, ये, इसको बनाने वाला ही जब यही है। ठीक है, ये बेटा है, ये बाप है कि नहीं है, तो बेटा जो है वो बाप से आगे तो निकल नहीं सकता, उससे तो आगे निकल नहीं सकता भाई, ये तो बाप है इसका। तो बेटा कब तक चलेगा, कब तक बन सकता है, जब तक बाप के बराबर नहीं हो जाता। इसका मतलब ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक बढ़ता रहेगा जब तक इंड्यूस्ड और E नोट जो वो आपस में बराबर नहीं हो जाते। जैसे ही दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे वैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज यहीं रुक जाएगा, ना तो ये इधर जाएगा ना इधर आएगा। इसका मतलब जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो चार्ज का इंडक्शन हो रहा है, वो कब तक होगा, जब तक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाते। जैसे ही दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे उस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज यहीं रुक जाएगा, ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। इसका मतलब यदि मैं इसके अंदर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है एक इधर की तरफ है, तो नेट क्या बनेगा, नेट बनेगा E नोट माइनस E इंड्यूस्ड, ऐसा ही बनेगा। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, जब तक चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे, जब तक दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाते, और जैसे ही दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आ रही थी? तो जैसे ही दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तब जब उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। दैट वो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। उसका रीजन यहाँ से आता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, उसका रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। जब दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं उस कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होता है, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, तो उस कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाता है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ये लाइन ध्यान रखनी है। और उसका रीजन क्या होता है, रीजन पूछा जाता है कई बार, व्हाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर। थ्योरी का टॉपिक है, बोर्ड लेवल पे पूछा जाता है कि दैट व्हाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो क्यों होता है, उसका रीजन अपन से पूछा जाता है। क्लियर है? तो उसका रीजन अपन ये दे देंगे, फिर से समझना कि जब इस मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके अंदर कितना है, E नॉट, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, पॉजिटिव को उधर ले जाएगा, नेगेटिव को इधर लाएगा। या फिर ये समझ लो कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा और ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा।
तो इधर वाली सरफेस नेगेटिव हो जाएगी, इधर वाली सरफेस पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लग जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जिसको अपन नाम देते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाते। जैसे ही दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेवियर ऑफ कंडक्टर क्या होता है, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। क्लियर, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट समझना इसमें क्या होता है, ये नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, नोट्स बनाते हुए चलना भी, नोट्स बनाना मत छोड़ देना। नोट्स बनाने हैं, अपने हाथों से नोट्स बनाने हैं, और जो भी बोला जा रहा है उसको लिखना है। क्योंकि यदि फर्स्ट चैप्टर के तुमने देखे होंगे तो फर्स्ट चैप्टर के जो मैंने PDF नोट्स भेजे हैं उसमें बहुत चीज़ें ऐसी उसमें केवल वही लिखा हुआ है जो एग्ज़ाम में लिखना है। भी मेरे नोट्स में केवल वही चीज़ लिखी हुई रहेगी जो तुम्हें एग्ज़ाम में लिखनी है। ठीक है, मेरे नोट्स में वो चीज़ें नहीं लिखी हुई रहेगी जो मैं कंसेप्ट यहाँ बोल रहा हूँ, वो चीज़ें वहाँ लिखी हुई नहीं है कि कौन से टॉपिक में कौन सा कंसेप्ट काम में लिया गया है। वहाँ ऐसा नहीं लिखा, एग्जाम में ऐसा होना बताना बनो, एग्जाम में तो सीधा काम में लेते हैं अपन चीज़ें। ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ से आई है उससे अपन को मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए नोट्स अपने हाथों से बनाना है। स्पून बोन बच्चे मत बनो, ऐसा नहीं कि हलवा दे दिया तुम्हें और उसको खा लो। हलवा पहले बनाओ, जब बना के खाओगे ना, खुद बना के खाओगे, उसका मज़ा ही कुछ और आएगा। समझ में आ रही थी, जब खुद हलवा बना के खाओगे उसका मज़ा ही कुछ और आएगा। और बना बनाया हलवा यदि तुम्हें दे दिया तो वो तो जैसा बन गया वैसा खाना पड़ेगा। ठीक है, और खुद बना के खाओगे तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी डालोगे तुम भी। खुद हलवा खाना है, बनाना है और खुद ही खाना है तो अपने पसंद की उसमें सारी चीज़ें डालोगे, फिर उसको खाओगे, ऐसा ही तो होगा। इसलिए खुद हलवा बनाओ, यानी कि खुद नोट्स बनाओ, फिर उसको पढ़ो। ठीक है, तब मज़ा कुछ अलग आएगा। क्लियर, अब देखो ये तो अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। इसका रीजन अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वैसे तो मैं रिवाइज कर दूंगा फटाफट इसको, कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंडक्टिंग सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। याद हो थोड़ा बहुत तो अपन ने ऐसा एक डायग्राम बनाया था, ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर लिया था। ठीक है, तो लाइट आ चुकी है, अब देखते हैं अपना टॉपिक जो चल रहा था उसको। देखो अपन ने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। इसमें अपन ने बताया था पहले कि कंडक्टर यदि है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस कैसी बाहर निकलती है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, परपेंडिकुलर इनवर्ड होती है। ऐसा ही बनाया था अपन ने उस टाइम पे, याद है थोड़ा बहुत, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अपन ने। अब ऐसा अपन ने बोला था कि किसी भी कंडक्टिंग सरफेस से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है या परपेंडिकुलर इनवर्ड होता है। ठीक है, बनाया। उसका रीजन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है, रिवाइज कर देता हूँ। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होके, फटाफट सुनना, रीजन अपन पढ़ चुके हैं वैसे इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि किसी एंगल पे होता तो यदि यहाँ पे मैं देखता तो ये थीटा एंगल पे होता मान लो, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, यदि अपन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें जो थीटा एंगल पे है, इसका यदि मैं थीटा के डायरेक्शन कंपोनेंट लेता तो कितना बनता, ई कोस थीटा, और इसके अपोजिट लेता तो इधर कितना बनता, ई साइन थीटा, ऐसा बनता। तो ई कोस ई साइन थीटा तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ई साइन थीटा कंपोनेंट क्या करता, यदि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होता तो ये ई साइन थीटा कंपोनेंट का इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाता। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यदि किसी एंगल पे होता तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचता ये और फोर्स लगाता तो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे चलना शुरू हो जाता, मूव करना शुरू हो जाता। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन बोलते हैं चार्ज हमेशा रेस्ट कंडीशन में होता है। जो चार्ज को रेस्ट कंडीशन होने के लिए कंपोनेंट होना नहीं चाहिए, और ये कंपोनेंट तभी नहीं होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा या परपेंडिकुलर इनवर्ड रहेगा। ठीक है, इसलिए अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज भी परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस, बिकॉज, इसका रीजन क्या लिखना है, कोई कंसेप्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिकॉज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट एनी एंगल टू द सरफेस then there will be two component of electric field, that is E cos theta and E sin theta, whereas E sin theta always be perpendicular but E cos theta makes electron in moving condition. ठीक है, तो E cos theta इलेक्ट्रॉन को मूविंग कंडीशन में ले आएगा, बट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज ऑलवेज बी इन रेस्ट कंडीशन, इट मींस E cos theta cannot be possible, it cannot be possible in only one condition when electric field always be perpendicular to the surface. ठीक है, इंग्लिश बढ़िया है अपनी। ठीक है,
ये तो अपना सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या होता है इसके अंदर? थर्ड पॉइंट अपन ये बोलते हैं कि कोई भी पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल ऑलवेज बी कांस्टेंट इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर हमेशा पोटेंशियल क्या बोलते हैं अपन? कांस्टेंट। कंडक्टर के अंदर हमेशा पोटेंशियल कैसा होता है? कांस्टेंट। पढ़ा था अपन ने, याद हो तो थोड़ा बहुत, ऐसा अपन ने देखा था कि ये कंडक्टर था तो चार्ज कहाँ था? सरफेस पे था। इसकी रेडियस यदि r थी, इस पे चार्ज यदि q था, तो पोटेंशियल सरफेस पे कितना होता था? kq/r। और अंदर भी कितना होता था? kq/r। हर पॉइंट पे कितना है? kq/r ही है, कांस्टेंट होता था अंदर की तरफ। तो ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन समझो। अपन ये बोलते हैं कि E जो होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होता है? dV/dr। फॉर्मूला देखा था अपन ने, आ गया रिलेशन काम में, बहुत जगह काम में आएगा, यही नहीं बहुत जगह काम में आएगा, ठीक है। E इक्वल्स टू माइनस लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। और dV क्या होता है? E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ऐसा ही होता है। लेकिन कंडक्टर के अंदर इंटेंसिटी कितनी है? कंडक्टर के अंदर हमेशा अपन क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी क्या होती है? जीरो होती है। इंटेंसिटी जीरो होने का मतलब dV क्या हो गया? जीरो हो गया। dV जीरो होने का मतलब V क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अभी चेंज जीरो है, इसका मतलब V क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आ रही चीज? तो V हमेशा कांस्टेंट होता है, इसका मतलब कंडक्टर के अंदर हमेशा पोटेंशियल जो है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको करने का एक और तरीका है, वो और सही से समझ में आ जाएगा। एक और तरीका क्या है वो चीज समझना। E इक्वल्स टू अपने पास क्या है? माइनस का dV/dr। E क्या है? जीरो। E जीरो है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यदि डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। ये चीज अपन पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, तब बोलते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। V कांस्टेंट है तभी तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। इसका मतलब V क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अपन ने बोला था कोई कंडक्टिंग सरफेस यदि इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बना था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद था? kq/r² बोल दो या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बोल दो। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली किसकी होती है? सिग्मा की। यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। अब इस पर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन समझना कि मेरे पास में एक तो ऐसा कोई मटेरियल है और मेरे पास में एक ऐसा कोई मटेरियल है, इस तरह का, इस पे भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है और इस पे भी चार्ज है, ठीक है। इस तरह से अपन से पूछा गया कि यहाँ पर इंटेंसिटी E1 है और यहाँ पर इंटेंसिटी E2 है, E1 ज़्यादा कि E2 ज़्यादा, ये अपन पता ही नहीं लगा सकते। कैसे पता चलेगा? देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ये चीज़ अपन को पता है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है यदि पता हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? Q/A, यानी कि सिग्मा इन्वर्सली किसके है? एरिया के। एरिया जितना ज़्यादा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी ही कम होगी। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं E डायरेक्टली सिग्मा के है और सिग्मा इन्वर्सली एरिया के है। एरिया जितना ज़्यादा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी ही कम होगी, इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी। एरिया जितना कम होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। एरिया कम कहाँ? यहाँ कम कि यहाँ कम? कहाँ कम? एरिया यहाँ कम है, यहाँ तो बहुत पॉइंटेड है, पॉइंटेड है तो एरिया कम हो गया। शार्प एज है, शार्प एज है तो एरिया कम होगा। यहाँ पे वाइड एज है तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा। एरिया यहाँ कम होगा तो यहाँ पर सिग्मा ज़्यादा होगा और जहाँ सिग्मा ज़्यादा होगा वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब E1 की वैल्यू E2 से ज़्यादा होगी, तो E1 की वैल्यू जो है वो E2 से क्या होगी? ज़्यादा होगी। समझ में आ रही चीज़? तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि ऐसे अपने पास में एरिया, जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर सिग्मा कम हो जाएगा और जहाँ सिग्मा कम हो जाएगा वहाँ पे इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। इसका मतलब इंटेंसिटी डायरेक्टली किसके है? सरफेस चार्ज डेंसिटी के। ये रिलेशन आया कहाँ से है? इस फॉर्मूले से। अपन ने देखा था किसी भी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है kq/r² या सिग्मा बाय एप्सिलॉन। फर्स्ट चैप्टर में देखा था अपने, पढ़ना उस चैप्टर को वापस से, वहाँ पे अपने फॉर्मूला भी डिराइव किया था। E इक्वल्स टू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E डायरेक्टली किसके होता है? सिग्मा के। क्लियर है? तो ये अपने पास में कुछ पॉइंट्स आते हैं, किसी भी कंडक्टर का बिहेवियर अपन को देखना था, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, की कंडक्टर किस तरह से अपना बिहेव करता है। ठीक है, तो ये अपन ने सारी चीजें देख ली इसके अंदर। अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है इंसुलेटर, कि इंसुलेटर क्या होता है उसको और देखो।
जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम। हाँ चलो अब देखो, इंसुलेटर का बिहेवियर अपन को देखना है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसा होगा। ठीक है, इंसुलेटर का बिहेवियर देखने से पहले एक चीज समझो, अपने पास में दो तरह के इंसुलेटर होते हैं, दो तरह के इंसुलेटर होते हैं। एक तो होता है पोलर इंसुलेटर और एक होता है नॉन पोलर इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर बोल दो, डाइलेक्ट्रिक बोल दो। एक तो होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक होता है नॉन पोलर। इंसुलेटर की जगह अपन इस चैप्टर के अंदर डाइलेक्ट्रिक काम में लेते हैं। ठीक है वो इंसुलेटर ही। तो एक तो होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक तो अपन बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक अपन बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी का टॉपिक्स रहेंगे आज अपने, कोई न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है, पर इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं वो चीज़ समझना। सेंटर ऑफ मास जानते हो सारे, सेंटर ऑफ मास 11th का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जैसे मान लो ये मटेरियल है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, इस मटेरियल के जितने भी पार्टिकल्स हैं चारों तरफ जो फैले हुए हैं, उन सारे के सारे पार्टिकल्स का जो मास है वो एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट होता है, उस पॉइंट को ही नाम दिया जाता है सेंटर ऑफ मास। कई बार तुमने देखा होगा कि ऐसे कोई भी जो फुटबॉलर होते हैं, कोई भी जो जैसे कई कॉपी को जो है उंगली पे रख के ऐसे घुमा देते हैं और घुमाते ही रहते हैं, उनकी गिरती नहीं है कॉपी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उन्होंने सेंटर ऑफ मास पे सपोर्ट लगा लिया। ठीक है, तो जब सारे के सारे पार्टिकल्स का मास ही एक ही पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट है, उस पर सपोर्ट लगा दिया, तो उस पर सपोर्ट लगा दिया तो पार्टिकल कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जिस पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट होते हैं उसको नाम देते हैं सेंटर ऑफ मास। समझ में आ गई चीज? अब पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, अपने पास में दो तरह के चार्ज हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऐसा ही है, किसी भी एटम के पास में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज भी हो, चार्ज मतलब प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। यूँ समझो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यदि दोनों हैं, यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का सेंटर एक ही पॉइंट के ऊपर है, तो ऐसे मटेरियल को अपन नाम देते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का सेंटर एक ही पॉइंट है, तो ऐसे मटेरियल को अपन नाम देते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, और यदि अलग अलग पॉइंट पर है तो ऐसे को नाम देते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। जैसे इसका एग्जांपल हो, यदि मैं नॉन पोलर का एग्जांपल, चलो तो एक बार फिर से लाइट आ गई अपनी। आज पढ़ाने का मन बहुत था लेकिन करेगा, 2 बार लाइट चली गई, तो चलो देखते हैं। हाँ, मैं सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा था। तो किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे ही अपने पास में ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट के जितने भी पार्टिकल्स है उसका सेंटर जो है वो एक पॉइंट, जितने भी पार्टिकल्स उनका मास जो है वो एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट होता है, उसको अपन नाम देते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब अपन ने बोला कोई भी एटम जो होता है उस एटम के अंदर पॉजिटिव भी प्रोटॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। यदि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, हाँ ये सब चीज़ें मैंने वैसे बता दी थी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो यदि किसी एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट होता है तो उसको अपन नाम देते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, और अलग अलग पॉइंट पे कंसंट्रेट होता है तो उसको अपन नाम देते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। जैसे इसका एग्जांपल अपन ले रहे थे, जैसे मान लो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, H2, O2, N2, ऐसे जो मटेरियल होते हैं। भी हाइड्रोजन की यदि अपन बात करें तो ये हाइड्रोजन H2 में क्या होगा, ये हाइड्रोजन, ऐसा ही तो होता है। इस हाइड्रोजन के पास में क्या है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास में भी क्या है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। यदि मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो ये तो इसका प्रोटॉन हो गया, और एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास में होता है तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके स्ट्रक्चर बनाए तो ये प्रोटॉन हो गया, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में चक्कर लगाता रहता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन भी जब ऐसे चक्कर लगा रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहीं पे।
तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों का सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट है, ऐसे इसमें भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का दोनों का सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट है। तो ऐसे मटेरियल को अपन नाम देते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। यानी इसमें कोई पोलरिटी नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट के ऊपर है। यदि पोलर डाइइलेक्ट्रिक की बात करें तो जैसे मान लो HCl हो गया, NaCl हो गया, ठीक है, H2O हो गया, ये सब क्या है, एक तरह से नॉन पोलर पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। कैसे? जैसे यदि मैं HCl की बात करूं तो H पे क्या है प्लस और Cl पे क्या है माइनस है, तो इस पे पॉजिटिव आ गया, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन तो चला गया इसके पास में, तो यहाँ पर क्या है, इसका केवल पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास है। तो यहाँ पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास है, यहाँ नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास है, दोनों का सेंटर ऑफ मास जो है वो अलग अलग पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ है, नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ है, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास यदि अलग अलग पॉइंट के ऊपर है तो ऐसे मटेरियल को अपन नाम देते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। समझ में आ रही चीज? तो ये तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और ये नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसमें सेंटर ऑफ मास जो है वो एक ही पॉइंट के ऊपर होता है, ठीक है। अब देखो इसको समझना, जैसे यदि मैं पोलर और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को अलग से बनाना चाहें, अब थोड़ा ढंग से समझना, अच्छी चीज आएगी। अब ये तो नॉर्मल चीजें थी कि सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड करता है, तब तो कैसा है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, और अलग अलग पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड करता है तो कैसा है पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। अब जैसे अपन ने बोला कि मेरे पास में एक तो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है, समझना, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, और एक मेरे पास में कैसा है पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। दो तरह के मटेरियल है। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव सबका सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट के ऊपर है, एक ही पॉइंट के ऊपर है, तो मैं इसको क्या बना सकता हूँ कि मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे ही बनेंगे, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सबका सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट के ऊपर है, ठीक है, इस तरह से। यदि पोलर डाइइलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास अलग पॉइंट के ऊपर है, नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास अलग पॉइंट के ऊपर है, तो मैंने यूँ बना दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस तरह से कैसे भी बना दो, रैंडमली अपन बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब यदि मान लो मैंने अभी तक कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाया है, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट कितना है, 0। क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर है, और डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता था वो यदि याद हो तो वो क्या होता था, Q इंटू 2A, चार्ज इंटू डिस्प्लेस, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है इसमें, 0। क्यों है? क्योंकि जहाँ पॉजिटिव है वही नेगेटिव है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0। तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना बन रहा है यहाँ पे, 0 बन रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस तो है, डिस्टेंस है, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी आएगी, इधर की तरफ, इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी आएगी, इधर की तरफ, इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर की तरफ, सॉरी, नेगेटिव से पॉजिटिव इधर की तरफ, इसमें इधर की तरफ, इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव इधर की तरफ, इसमें इधर की तरफ, इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव इधर की तरफ। यानी कि इस मटेरियल के अंदर जितने भी डाइपोल बने हैं सबके डाइपोल बने, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग पॉइंट के ऊपर है, जितने भी डाइपोल बने हैं सबके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में है, रैंडमली अरेंज है। तो इसका जैसे इसका डाइपोल मोमेंट ये कैंसिल कर देगा, इसका डाइपोल मोमेंट देखेंगे, जैसे मान लो ये है और मैंने यहाँ पे एक बना दिया इधर की तरफ, इसका डाइपोल मोमेंट ये कैंसिल कर देगा, इसका डाइपोल मोमेंट कोई और कैंसिल कर देगा। ऐसे जितने भी डाइपोल बने हैं सबका डाइपोल मोमेंट किसी दूसरे अपोजिट डायरेक्शन वाले डाइपोल मोमेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके अंदर भी नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में, सुनना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में ना तो इसमें कोई डाइपोल मोमेंट होता है और ना इसमें कोई डाइपोल मोमेंट होता है, ना तो नॉन पोलर में होता है ना पोलर में होता है। किसी एक इंडिविजुअल एटम में डाइपोल मोमेंट हो सकता है पोलर के अंदर, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ऐसे ही नॉन पोलर के अंदर तो किसी एक एटम में भी नहीं होता और पूरे मटेरियल में भी नहीं होता, ठीक है। तो नॉन पोलर के अंदर तो चाहे किसी एटम की बात कर लो या पूरे मटेरियल की बात कर लो, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता। और यदि पोलर में बात करेंगे तो एटम्स के अंदर तो डाइपोल मोमेंट है,
लेकिन पूरे मटेरियल का जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, 0 है, क्योंकि पूरे मटेरियल का डाइपोल मोमेंट जो है वो एक दूसरे एटम से कैंसिल आउट हो जाता है, तो नेट डाइपोल मोमेंट जो बनता है वो 0 बनता है। ठीक है, ये तो तब है जब अपन ने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है। अब मान लो मैंने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, यहाँ पे मैंने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया इस डायरेक्शन में भी, इधर एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी, इधर एक नेगेटिव प्लेट लगा दी, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया मैंने, लगा दिया तो क्या होगा। अब इसके बाद में अपन ने देखा था यदि मैं इसको पूरा बनाना चाहूँ तो ये प्रोटॉन थे और ये थे क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, ऐसा ही तो था ही। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो तो क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे, और प्रोटॉन क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होंगे। तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है, अब इसकी कंडीशन कैसी बन जाएगी, एक एटम की बना देता हूँ कि प्रोटॉन तो इसमें इधर चला जाएगा, ठीक है, ये तो हो गया प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन इसमें इधर आ जाएगा, और ये ऐसे कुछ इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें इस तरह से चक्कर लगाने लग जाएगा। थोड़ा सा और ढंग से बनाना चाहें तो अपन ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ ऐसे चक्कर लगाने लग जाएगा, इस तरह से, ऐसे कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर की तरफ हो जाएगा, प्रोटॉन थोड़ा उधर की तरफ हो जाएगा, प्रोटॉन को थोड़ा सा और उधर कर दो तो प्रोटॉन जो है थोड़ा सा इधर की तरफ हो गया, तो प्रोटॉन उधर चला गया, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, लेकिन है तो वो एटम के अंदर ही, एटम को छोड़ के नहीं आया है तो एटम के अंदर ही। ऐसे ही अब मैं इसको अलग से वैसे बनाना चाहूँ तो नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर चला गया, नेगेटिव इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव, इस तरह से ही सारे एटम्स जो है वो अरेंज हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो क्या नेट डाइपोल मोमेंट बन गया, बिल्कुल बन गया। ये पॉजिटिव नेगेटिव इधर की तरफ डाइपोल मोमेंट, इधर की तरफ डाइपोल मोमेंट, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की, सॉरी, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव इधर की तरफ डाइपोल मोमेंट बन गए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही। इसका मतलब इसके अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो जनरेट हो गया, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में नॉन पोलर मटेरियल के अंदर कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग नहीं होते हैं, सबका सेंटर मास एक ही पॉइंट पर होता है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, प्रोटॉन उधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन का सेंट्रो मास यहाँ आ गया, प्रोटॉन का सेंट्रो मास यहाँ आ गया, या फिर ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन का सेंट्रो मास थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, कुछ इस पॉइंट पे आ सकता है, प्रोटॉन का सेंट्रो मास यहाँ पे है, दोनों के बीच में गैप आ गया, इसके अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ऐसा हो गया। तो नेट डाइपोल मोमेंट कब जनरेट हो गया, जब इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया। तो नॉन पोलर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस के अंदर कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है। अब पोलर की बात करते हैं, पोलर में क्या होगा। पोलर को भी यदि मैंने मान लो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, ये मान लो ये पॉजिटिव प्लेट थी और ये मान लो ये नेगेटिव प्लेट थी, ठीक है, ऐसे। तो यदि एक चीज़ तुम्हें ध्यान हो थोड़ी बहुत भी, फर्स्ट चैप्टर फिर से आ गया अपना, फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैं बता देता हूँ, फर्स्ट चैप्टर में यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन ने किसी डाइपोल को रखा था, यदि याद हो, तो पॉजिटिव फोर्स इधर लगा था, नेगेटिव फोर्स इधर लगा था, और ये ऐसे रोटेट होना शुरू हो गया था, और रोटेट होने के लिए इसमें टॉर्क लगा था, टॉर्क का फॉर्मूला बना था PE sin थीटा, याद है थोड़ा बहुत, ऐसा एक फॉर्मूला बना था। तो इसका मतलब यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखा जाता है तो रोटेट होना शुरू हो जाता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज होना शुरू हो जाता है। तो ये जितने भी डाइपोल हैं सब पे टॉर्क लगने लगेगा, टॉर्क लगने लगेगा तो सारे के सारे डाइपोल जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रीअरेंज हो जाएंगे। तो सारे के सारे डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रीअरेंज हो जाएंगे तो उस कंडीशन में इसके अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। यार हाँ, तो लाइट आ गई है अपनी फिर से एक बार, कई बार आज लाइट चली गई है, तो अब पता नहीं एक्चुअल में क्या होता है, जब कंटिन्यूसली जब पढ़ाते रहते हैं ना तो हमें पता रहता है कि आप ये चीज़ हमने बता दी है और टॉपिक जो वैसे चल रहा है, ठीक है। अब लाइट बीच में चली गई, अब पता नहीं मैंने क्या पढ़ाया था क्या बताया था, चलो कोई ना। थोड़ा सा आज के टॉपिक में हो सकता है कि थोड़े बहुत डाउट रह जाए, क्योंकि कम शायद 3 या 4 बार बीच में लाइट गई है, तो अब पता नहीं टॉपिक में क्या मैंने बताया क्या नहीं बताया, कैसे बताया, मैं खुद कंफ्यूज हो गया अब तो यदि कोई डाउट रहता है तो मुझसे पूछ लेना है ना, ठीक है, पर्सनली मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि थोड़ा बहुत भी डाउट रह जाता है तुम्हारे दिमाग के अंदर, क्योंकि टॉपिक आज अच्छे थे, छोटे छोटे टॉपिक थे और अच्छे टॉपिक थे, डेरिवेशन पोर्शन नहीं था, केवल थ्योरी वाले पॉइंट्स थे, तो केवल समझना था उनको, लिखना मतलब उनको वैसे ही केवल समझने वाले टॉपिक थे, थोड़ा याद रखने वाली चीज़ें थी,
तो अब देखो कोई डाउट रहेगा तो रिक्वेस्ट है पूछ लेना, चाहे छोटे छोटा डाउट हो कोई दिक्कत नहीं है, अपना डाउट क्लियर कर लेना किसी भी तरह का, क्योंकि हो सकता है कि आज सिस्टम बैठ नहीं पाया ढंग से। चलो, तो अपन ने बोला था कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोलर डाइलेक्ट्रिक मैटेरियल को रखेंगे तो जितने भी डाइपोल होंगे वो सारे के सारे रोटेट होंगे, क्या हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, और सब में एक डाइपोल मोमेंट जनरेट हो गया इस डायरेक्शन। वो जनरेट तो पहले से ही था, लेकिन सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो अब कैंसिल कोई नहीं कर पाएगा, सारे जब एक ही डायरेक्शन में है तो सारे ऐड होंगे, सारे ऐड होंगे तो इसके अंदर कोई ना कोई एक नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में डाइपोल मोमेंट तो था हर मॉलिक्यूल के पास में, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट जो था वो जीरो था पूरे मटेरियल का, क्योंकि सारे के सारे डाइपोल मोमेंट जो थे वो रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर फैले हुए थे, सबने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया था। लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखोगे तो उसके अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो जनरेट हो जाएगा, क्योंकि सारे डाइपोल घूम के एक ही डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो कैंसिल कोई नहीं कर पाएगा, कोई किसी को कैंसिल नहीं करेगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट उसके अंदर रह जाएगा। ठीक है, अब इसको समरी को समझे तो क्या है एक्चुअल में, अब ये तो सब समझने वाली चीजें थी, अब याद क्या रखना है, यदि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो इसके पास में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में किसी भी मॉलिक्यूल के पास में भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता, और नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है, जीरो होता है। यदि पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो हर एक मॉलिक्यूल के पास में कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट तो रहता है, लेकिन पूरे मटेरियल का नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में नॉन पोलर का भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है और पोलर का भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में पोलर नॉन पोलर के पास में भी नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा और पोलर के पास में भी नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। यानी कि एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में यदि किसी मैटेरियल को रख दिया, डाइलेक्ट्रिक मैटेरियल को रख दिया, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो, दोनों के पास ही डाइपोल मोमेंट जो है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये अपन को समझने वाली चीज थी। अब देखो इसके बाद में, ये तो अपने पास में पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मैटेरियल के बारे में अपन ने थोड़ा बहुत देख लिया। अब अपन बात करते हैं, अब मटेरियल कैसा ही हो, अब चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, दोनों के पास ही डाइपोल मोमेंट आ गया। तो अपना मेन जो टॉपिक है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ही है। ठीक है, तो अपन कुल मिला के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखेंगे तो इसका मतलब नेट डाइपोल मोमेंट इसके पास में रहेगा। ठीक है, तो अब उस चीज को आगे बढ़ाते हैं कि अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में नेट डाइपोल मोमेंट तो आ गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा या नहीं होगा वो चीज अपन को देख लेते हैं, और होगा तो फिर कितना होगा। जैसे कंडक्टर में तो अपन ने देखा था कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है जितना एक्सटर्नल होता है उतना ही हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता, क्योंकि दोनों इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या नॉन कंडक्टर में भी ऐसा ही होता है, यानी कि इंसुलेटर यानी कि डाइलेक्ट्रिक में भी क्या ऐसा ही होता है, वो चीज अपन को देखनी है। तो उस चीज को समझो, उसमें क्या होगा। अब ये अच्छी चीज है। अब इसको समझना, जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास में ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ढंग से समझते हो चलना, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि ये अपने आगे भी काम आएगा। ये एक पॉजिटिव प्लेट है और ये एक नेगेटिव प्लेट है ऐसा। ठीक है, ये नेगेटिव प्लेट हो गई। फिलहाल क्या है, फिलहाल यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, कैसा, ये ई नॉट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कंडक्टर वाली चीज़ें ही हैं, थोड़ी सी डिफरेंट आएगी वो चीज़ समझना। इस पे पॉजिटिव प्लेट है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने मान ली सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो अपन देख चुके हैं पहले। ठीक है, इस प्लेट के कारण, इस प्लेट के कारण कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लेट के कारण कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये चीज़ अपन पढ़ चुके हैं। यदि याद हो तो अपन ऐसे क्वेश्चन भी किए थे इस टाइप के से। ये प्लेट एक्चुअल में ऐसे है, एक प्लेट तो ऐसे है और एक प्लेट ऐसे है, इस तरह से दोनों प्लेटें कैसे रखी हुई है, एक दूसरे के पैरेलल। मैंने इसको एक लाइन से शो किया, लेकिन एक्चुअल में ऐसे है। ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यदि पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है इधर की तरफ, E1 जिसको अपन नाम देते हैं। मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो E1 कितना होता था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता था। और यदि इसकी इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है और वही सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, तो इधर की तरफ ही एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E2, वो कितना बनेगा, सिग्मा अपॉन 2। ये क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, कोई नई चीज़ नहीं है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा यहाँ पे, यदि मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन
एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना बनेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। अब देखो यहाँ से इसको समझना, ये तो अपन ने थोड़ा सा रिकॉल कर लिए पुरानी चीज़ें और कुछ नहीं है। अब मान लो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसमें सरफेस जो प्लेट है उस प्लेटों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसके बीच में मैंने किसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया, ठीक है। ऐसे मैंने मान लिया कि यहाँ पर ऐसा, ठीक है, इस तरह का मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है अंदर की तरफ, अभी कितना है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट, ये तो है, ये पूरे स्पेस में इतना ही था। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज इसको इस प्लेट के जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, प्रोटॉन को दूर भगाएगा ऐसे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो इधर की तरफ आ जाएंगे, प्रोटॉन क्या होंगे, इधर की तरफ चले जाएंगे, और वो इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। ऐसे अरेंज हो रहे थे, अपन ऐसे ही देख रहे थे कि नेगेटिव एक तरफ हो रहा था, डाइपोल सारे घूम जाएंगे, जितने भी डाइपोल होंगे सारे के सारे घूम जाएंगे, नेगेटिव एक तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव एक तरफ चला जाएगा, नेगेटिव एक तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव एक तरफ, लेकिन वो एटम को छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें तो क्या हो रहा था, यदि कंडक्टर के केस में तो क्या हो रहा था, सारा के सारा नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा था और पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा था, ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि वहां पे तो इलेक्ट्रॉन फ्री थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बाउंड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो एटम को छोड़ के नहीं आया, इलेक्ट्रॉन है तो वो एटम के अंदर ही, लेकिन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। एक्चुअल में कंडीशन कैसी हो गई, एक्चुअल में कंडीशन ये तो प्रोटॉन हो गया और ये इलेक्ट्रॉन जो हुआ वो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा हो गया, ऐसे हो गया ऐसे, लेकिन वो है इस एटम के अंदर ही, एटम को छोड़ के नहीं आया है। तो एटम को छोड़ के नहीं आया तो इसलिए अपन ने दोनों पूरे को एक एटम से शो कर दिया, एटम मान लो, मॉलिक्यूल मान लो, पूरे को अपन ने एक एटम से शो कर दिया, जिसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा उधर शिफ्ट हो गया, प्रोटॉन थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया, लेकिन है वो एटम के अंदर ही, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे इसके अंदर ये अरेंज हो गए। तो अब इसके अंदर देखो क्या हुआ कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हर एक एटम के अंदर क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया, ऐसे हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसका मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ इधर की तरफ, जिसको अपने नाम दे दिया ई इंड्यूस। अभी तक वही कहानी चल रही है जो पहले थी, अभी तक वही कहानी चल रही है, कोई नई नहीं चल रही, बस उसमें इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ गए थे एक तरफ, प्रोटॉन एक तरफ चले गए थे, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर ही, लेकिन इस वाली सरफेस पे आ गए हैं, और प्रोटॉन उसी एटम में थोड़ा सा इधर की तरफ चले गए हैं, ठीक है, इस तरह से शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जनरेट हो गया। तो अब इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो अपन वही बोलते थे, नेट कितना बनेगा, एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन उसमें तो क्या हो रहा था, ये तब तक हो रहा था इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक ये इसके बराबर नहीं हो जाता था। कंडक्टर में ऐसा ही हो रहा था कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक जनरेट हो रहा था जब तक ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहे थे, और नेट कितना हो रहा था, फिर 0 हो रहा था। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उतना नहीं जनरेट हो पाएगा जितना एक्सटर्नल है। समझ में आ रही है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, जितना एटम्स होंगे केवल वही तो बना पाएंगे, ठीक है। तो उतना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो पाएगा जितना इसमें, जितना एक्सटर्नल है। इसका मतलब इसके अंदर दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रह जाएगा। समझ में आ रही चीज। तो कंडक्टर के अंदर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, लेकिन डाइइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर के अंदर क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो थोड़ा सा डिक्रीज तो हो जाता है। भी डिक्रीज तो हो गया, पहले कितना था ई नॉट, अब इंड्यूस होने के बाद में कितना हो गया ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट से कम तो हो गया, लेकिन 0 नहीं हुआ है। समझ में आ रही चीज। इसका मतलब इंसुलेटर के अंदर, डाइइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो in the presence of external electric field, net electric field inside the material will be decreased due to induced electric field, but induced electric field cannot be equal to the external electric field. That's why they cannot be cancel out each other. That's why the net electric field always be decreased from the external electric field in the dielectric material. Clear? तो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। अब देखो ये वाली जो सरफेस है, प्लेट है, इस प्लेट पे सरफेस चार्ज, अरे यार हाँ, तो एक बार फिर से लाइट आ गई है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं अपना जो चल रहा था टॉपिक। हाँ, मैं इस वाले प्लेट की बात कर रहा था कि ये वाली जो सरफेस है उस सरफेस पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। कौन सा चार्ज है ये, इंड्यूस्ड चार्ज, या जिसको बोला जाता है पोलराइज्ड चार्ज। पोलराइज बोल दो या इंड्यूस बोल दो, एक ही बात है।
तो यहाँ पर यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो यहाँ पर भी कोई ना कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी आई है। कैसी आई है? नेगेटिव। लेकिन कितनी आई है उसको क्या बोला जाएगा? सिग्मा पी। इसको बोला जाता है पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी। इसको बोला जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये भी है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेकिन कौन सा सरफेस चार्ज है? पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे माइनस का सिग्मा पी आ जाएगा और इस वाली सरफेस पे कैसा आ जाएगा? प्लस का सिग्मा पी आ जाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ ना कुछ रह जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अब देखो इसको क्या, अब अपना नेक्स्ट जो इसके अंदर पॉइंट आता है, एक छोटी सी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को समझना कि एक डेफिनेशन अपने पास में आती है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। एक अपन बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है उसको समझना। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोल दो, या फिर इसको एक और नाम दिया गया था फर्स्ट चैप्टर में, क्या नाम दिया था? परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोल दो, या फिर इसको अपने नाम दिया था परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। इसको क्या बोला था यदि याद हो? इसको अपने एप्सिलॉन आर से डिनोट किया था इसको अपन ने परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम को अपने डिनोट किया था एप्सिलॉन आर से। इस चैप्टर में इसको कई भी जगह अपन के से भी डिनोट कर देते हैं, तो के भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम है, और एप्सिलॉन आर से भी इसको डिनोट कर देते हैं। के यहाँ पे कूलॉम कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम है। एक यदि याद हो फॉर्मूला, तो याद अपना फॉर्मूला ये बनता था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इज द फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू द फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। था ऐसा कुछ, एयर की प्रेजेंस में लगने वाला फोर्स डिवाइड बाय मीडियम की प्रेजेंस में लगने वाला फोर्स। अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर कितना है? ई नोट। जब एयर थी तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था? ई नोट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना है? ई नोट है, ई नोट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम कितना है? ई नेट है, ई नेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम कितना हो गया अपने पास में? ई नेट। तो एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा? ई नोट अपॉन ई नेट, या फिर मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ ई नोट अपॉन ई नोट माइनस ई इंड्यूस्ड। समझ में आ रही चीज? ई नोट अपॉन ई नोट भी, ई नेट कितना है? ई नेट कितना है? ई नोट माइनस ई इंड्यूस्ड। तो एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा? ई नोट अपॉन ई नोट माइनस ई इंड्यूस्ड। इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इसके अंदर एक छोटी सी डेफिनेशन और है, वो भी अच्छी डेफिनेशन है, जिसको अपन बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी को डिनोट करेंगे अपन पी से। ठीक है, स्मॉल पी से डिनोट किया था डाइपोल मोमेंट को, और पोलराइजेशन डेंसिटी को डिनोट करेंगे पी से। अब पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है वो चीज समझना। इस पूरे मटेरियल के अंदर डाइपोल मोमेंट बना है, पूरे मेटल के अंदर डाइपोल मोमेंट बना है, ये अपन ने देख लिया कैसा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इधर की तरफ क्या बना है? ऐसा। ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं पूरे मटेरियल के अंदर। तो पूरे मटेरियल के अंदर डाइपोल मोमेंट बना हुआ है। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट बना है, उसी को नाम दिया जाता है पोलराइजेशन डेंसिटी। डाइपोल मोमेंट, यदि अपन पोलराइजेशन डेंसिटी की बात करें तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या हो जाती है? डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में बनने वाला जो डाइपोल मोमेंट है उसी को बोला जाता है पोलराइजेशन डेंसिटी। क्लियर है? तो यूनिट वॉल्यूम में बनने वाला डाइपोल मोमेंट, डेफिनेशन लिख लेना नोट्स के अंदर, दैट पोलराइजेशन डेंसिटी इज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भी, ये पूरी एक प्लेट थी। जैसे यदि अपन इसको समझना चाहें तो समझो, जैसे मेरे पास में मान लो ये पूरी एक प्लेट है। ठीक है, इस प्लेट को मैंने इस तरह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया ऐसे। ठीक है, तो कुछ नेगेटिव इधर आ गया, कुछ पॉजिटिव इधर चला गया। इस तरह से एटम्स जो है वो इस तरह से अरेंज हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से अरेंज हो गए होंगे। तो ये वाली जो सरफेस थी, ये वाली जो सरफेस दिख रही है, ये वाली सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो गई। इस पे पोलराइज चार्ज कितना आया? सिग्मा पी। क्यूपी चार्ज आ गया होगा तो पोलराइजेशन डेंसिटी कितनी हो गई? सिग्मा पी। ठीक है, ऐसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई? सिग्मा पी। ऐसे इधर की तरफ आ गया, पॉजिटिव में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी आ गया। अब इस यहाँ पर यदि अपन बात करें इसका, इस पूरे वॉल्यूम में ऐसे डाइपोल मोमेंट बन गए। ये डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट, इस तरह से पूरे मटेरियल के अंदर डाइपोल मोमेंट बन गए।
तो इसके यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट बना है, यूनिट वॉल्यूम में ही जो डाइपोल मोमेंट बना है उसी को नाम क्या देते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी। समझ में आ रही चीज। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो पोलराइजेशन डेंसिटी, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पोलराइज्ड चार्ज इनटू डिस्टेंस। अभी पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होगा, डाइपोल मोमेंट यही तो बना है, तो यहाँ पे चार्ज कितना पोलराइज्ड हुआ होगा, क्यूपी। भी चार्ज कितना आया है, क्यूपी, तभी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी बनी है, सिग्मा पी। ये कौन सा चार्ज है, पोलराइज्ड चार्ज, और इस पे जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा मान लो क्यू, जो नॉर्मल चार्ज होता है, और ये चार्ज पोलराइज्ड हुआ है तो इसको अपन नाम दे दिया पोलराइज्ड चार्ज। और अपन डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट में चार्ज कौन सा आएगा, पोलराइज्ड चार्ज, तो डाइपोल मोमेंट तो इसी का बन रहा है, और इसमें चार्ज कैसा आया है, पोलराइज्ड चार्ज। तो पोलराइज्ड चार्ज इनटू लेंथ, लेंथ किसकी, इस डाइपोल की, डाइपोल की लेंथ ही होती है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू लेंथ डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा इसका सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी, जो अपन यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो अपन ये बोल देंगे सरफेस एरिया इनटू डिस्टेंस कितनी, 2a हो जाएगा। 2a से 2a कैंसिल, ये हो जाएगा QP अपॉन ए, और QP अपॉन ए क्या होता है, Q अपॉन ए क्या होता है, सिग्मा। भाई Q अपॉन ए क्या होता है, सिग्मा, तो QP अपॉन ए क्या हो जाएगा, सिग्मा पी। समझ में आ रही चीज, तो QP अपॉन ए अपने पास में आ जाएगा सिग्मा पी। समझ में आ रही चीज। तो यहाँ से पोलराइजेशन डेंसिटी जो है वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, सिग्मा पी, यानी कि पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल है। तो पोलराइजेशन डेंसिटी जो है वो पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल आती है। समझ में आ रही चीज यहाँ तक। थोड़ा सा एक तो क्या है कि बीच बीच में लाइट आ गई तो उस चक्कर में हो गया, थोड़ा सा टॉपिक भी अच्छा है ये, कि फिर से देख लो क्या है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो अपन क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो क्या होता है, इंटेंसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर डिवाइड बाय इंटेंसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। तो इंटेंसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो कितनी है, E0, और इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम कितनी है, E नेट। भी मीडियम के अंदर कितनी इंटेंसिटी होगी, E नेट, ठीक है। तो E0 अपॉन E नेट तो क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया E0 अपॉन E नेट, और इसका फॉर्मूला अपने पास ही आ गया। फॉर्मूले अपन आगे काम में लेंगे। ये पोलराइजेशन डेंसिटी क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट जो है यूनिट वॉल्यूम में जितना जनरेट हुआ है उसी को नाम देते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। डाइपोल मोमेंट होता है QP इंटू 2a, पोलराइज्ड चार्ज इंटू लेंथ, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है, अरे किसी का भी वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, सरफेस एरिया इंटू लेंथ। लेंथ से लेंथ कैंसिल, बचा QP अपॉन ए, चार्ज अपॉन एरिया होता है सिग्मा होता है। तो ये पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई सिग्मा पी, यानी कि पोलराइजेशन डेंसिटी किसके इक्वल हो गई, सिग्मा पी के इक्वल हो गई। तो पोलराइजेशन डेंसिटी जो हो किसके इक्वल आई अपनी, सिग्मा पी के इक्वल आ गई। समझ में आ रही चीज। तो पोलराइजेशन डेंसिटी अपनी सिग्मा पी के इक्वल आ गई। अब इसको समझना, पोलराइजेशन डेंसिटी जब सिग्मा पी के इक्वल आया सरफेस चार्ज डेंसिटी के, ठीक है। अब अपनी जो नेक्स्ट जो अपने पास में एक पॉइंट आता है, ये देखो कुछ डेफिनेशन है, ये नोट्स में अपने लिख लेना भी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पोलराइजेशन डेंसिटी, इसकी यूनिट क्या होगी, पोलराइजेशन डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, जो सिग्मा पी की यूनिट होगी। सिग्मा पी क्या होता है, सिग्मा पी क्या होता है, सिग्मा पी होता है यूनिट एरिया में चार्ज, यानी कि कूलाम पर मीटर स्क्वायर। यही तो होता है, सिग्मा पी का होता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट आ जाएगी। डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन, पोलराइजेशन डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो वही डायरेक्शन होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इसके अंदर जो पोलराइजेशन डेंसिटी बनेगी उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी। वो चीज समझ सकते हो। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी किधर है, इधर की तरफ। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर है, इधर की तरफ। दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जिधर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी उधर ही पोलराइजेशन डेंसिटी की डायरेक्शन आएगी। तो इसका मतलब पोलराइजेशन डेंसिटी की डायरेक्शन भी किधर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है। कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। अब नेक्स्ट इसके अंदर ये फॉर्मूला अपन अभी आगे काम में लेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। दो फॉर्मूले अपन आगे काम में लेंगे। तो अब इसको मैं हटा रहा हूँ, ये अपने आप फिलहाल अब कोई काम का नहीं है, ठीक है। इसको हटा दो यहाँ से। अब देखो इसके आगे अपने पास में क्या आएगा। आज थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया, काफ़ी बार लाइटें चली गई, मज़ा नहीं आया आज पढ़ाने में। चलो एक अच्छा सा सॉन्ग गाते हैं, कुछ एनर्जी आएगी। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। चलो और अच्छा गाते हैं।
रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साहिल बहार के, ओ राही रुक जाना नहीं। चलो वेरी गुड। एक छोटा सा टॉपिक और है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसको समझना। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी डेफिनेशन है, याद रखना। अपन ने बोला कि पोलराइजेशन डेंसिटी जो होती है P, पोलराइजेशन डेंसिटी कब ज्यादा होगी भी, ज्यादा से ज्यादा डाइपोल मोमेंट कब बनेगा इधर की तरफ, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन लगा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। तो पोलराइजेशन डेंसिटी डायरेक्टली किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसके डायरेक्टली किसकी होती है पोलराइजेशन डेंसिटी। जितना ज्यादा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इधर की तरफ उतना ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट इधर घूमेंगे, और जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट बनेगा उतनी ही ज्यादा पोलराइजेशन डेंसिटी होगी। क्लियर। तो पोलराइजेशन डेंसिटी डायरेक्टली क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के। फिर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते थे, कांस्टेंट आता है, पी वेक्टर जो होगा वो हो जाता है काई ई एप्सिलॉन नॉट ई नेट वेक्टर, ठीक है। पोलराइजेशन डेंसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला आता है काई ई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट वेक्टर। तो काई ई जो होता है इसको बोलते हैं काई, एक्स जो एक्स को थोड़ा सा एक्स की डंडियों को दोनों तरफ से बढ़ा दो तो इसको बोलते हैं काई, ठीक है। काई जो होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। काई ई मैंने लगाया तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी आएगा। आगे अपन जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा काई एम, उसको बोला जाएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो अपना टॉपिक है। तो पी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा काई ई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट वेक्टर। तो यहाँ से काई ई जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, पी वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई नेट वेक्टर। ये अपने पास में फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब कई सोच रहे होंगे कि कांस्टेंट हटाते, प्रोपोर्शन हटाते हैं तो एक ही कांस्टेंट आना चाहिए, दो कैसे आए। तो दो इसलिए आए क्योंकि यदि एक ही में लगाता तो ये यूनिट सेटिस्फाई नहीं होती। इधर की यूनिट और इधर की यूनिट बराबर होनी चाहिए। डायमेंशन में पढ़ते हैं अपन कि लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट इक्वल टू होनी चाहिए राइट हैंड साइड की यूनिट। जब ये दोनों ही रह जाते हैं तो इसकी यूनिट और इसकी यूनिट बराबर नहीं आती, इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लगाया ताकि यूनिट को बैलेंस करने के लिए। तो P वेक्टर इक्वल टू काई ई एप्सिलॉन नॉट ई नेट वेक्टर अपने पास में आ गया। तो काई ई इक्वल टू आ गया P वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई नेट वेक्टर। अब देखो एक रिलेशन इसमें डराइव होता है, जो जो फॉर्मूले हैं मैं वो फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार पहले। P वेक्टर अपने पास में क्या आया था, सिग्मा P वेक्टर आया था, और ई नेट वेक्टर जो अपने पास में आया है वो क्या आया था, ई नॉट वेक्टर माइनस ई इंड्यूस्ड वेक्टर आया था ऐसा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले अपने काम में आएंगे, इन फॉर्मूलों को अपन देखते हैं। अब देखो इसमें एक टॉपिक आता है, अच्छा सच्चा प्यारा टॉपिक है। टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, काई ई एंड एप्सिलॉन आर के बीच में। एप्सिलॉन आर के बीच में और काई ई के बीच में एक रिलेशन निकलता है। अच्छा टॉपिक है, ढंग से समझना, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ढंग से समझते हुए चलना। अपने पास में ये आया था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना था वो बना था ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, बना था ऐसा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में बना था ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, समझना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू ई नॉट वेक्टर माइनस ई इंड्यूस्ड। क्या ये हो सकता है, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हो सकता है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण बना था, इंड्यूस्ड चार्ज के कारण। भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो अपन जानते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मैंने बताया था होता है बीच में, प्लेटों के बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला बनता है। तो इंड्यूस्ड चार्ज के कारण कौन सा हो जाएगा, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर सिग्मा पी किसके इक्वल था, पोलराइजेशन डेंसिटी पी के इक्वल। अब देखो फॉर्मूले कैसे घूमते जाएंगे, समझना। अच्छा सा थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, धीरे धीरे बता रहा हूँ। ई नेट जो बनेगा वो बन जाएगा ई नॉट वेक्टर माइनस पी वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बन गया। पी क्या है, पोलराइजेशन डेंसिटी, ठीक है। फिर पोलराइजेशन डेंसिटी किसके इक्वल था, काई ई एप्सिलॉन नॉट ई नेट वेक्टर। यानी कि मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ कि ई नेट वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा ई नॉट वेक्टर माइनस पी की जगह अपन क्या बोलेंगे, काई ई एप्सिलॉन नॉट ई नेट वेक्टर। तो काई ई एप्सिलॉन नॉट ई नेट वेक्टर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, बचेगा ई नेट वेक्टर इक्वल टू ई नॉट वेक्टर माइनस काई ई नेट वेक्टर। इधर लिख देता हूँ। तो अपने पास ये बचेगा
ई नेट वेक्टर इक्वल्स टू ई नॉट वेक्टर माइनस ई एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल काई ई नेट वेक्टर, ये अपने पास में आ जाएगा काई ई और ई नेट वेक्टर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? ई नेट यदि मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो देखो क्या बनेगा, ई नेट वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया, ई नॉट अपॉन ई नेट वेक्टर हो गया माइनस काई। समझ में आ रही चीज? ई नेट मैंने पूरे में से कॉमन लिया तो यहाँ तो ई नेट था नहीं तो ई नेट नीचे चला गया, ई नेट कैंसिल हो जाएगा तो वापस ई नॉट बच जाएगा और यहाँ से ई नेट कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया, काई ई नॉट अपॉन ई नेट किसके इक्वल था, अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था, यहाँ लिखा नहीं अपन ने, एप्सिलॉन आर का अपन एक फॉर्मूला लिखा था, ई नॉट वेक्टर अपॉन ई नेट वेक्टर, याद है? अभी लिखा था अपन ने। तो ई नॉट अपॉन ई नेट किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन आर के। तो मैं ये बोल सकता हूँ ई नेट से तो ई नेट कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ई नेट किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन आर माइनस काई ई हो जाएगा। तो यहाँ से एप्सिलॉन आर किसके इक्वल आएगा, काई ई को उधर ले आओ, 1 प्लस काई ई। ये जो रिलेशन आता है ये रिलेशन आता है अपने पास में इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमेबिलिटी ऑफ मीडियम के बीच में, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई ई। अब देखो एक चीज समझना कि एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई ई है, ठीक है? तो काई ई की वैल्यू जो आएगी यहाँ से, यदि मैं काई ई, मुझे यदि किसी का एप्सिलॉन आर पता है तो मैं एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू क्या बोल दूंगा, सॉरी काई ई इक्वल्स टू क्या बोल दूंगा, एप्सिलॉन आर माइनस 1। जैसे मान लो मैंने बोल दिया वाटर की इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, वाटर के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है 80 माइनस 1 यानी कि 79। समझ में आ रही चीज? तो ऐसे अपन काई ई की वैल्यू जो है वो भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अलग अलग मटेरियल के लिए काई ई की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जो एप्सिलॉन आर की मिनिमम वैल्यू होती है, एप्सिलॉन आर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 1, किसके लिए, एयर या वैक्यूम के लिए। यानी कि मैं बात करूं काई ई की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो अपने पास में इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की जो मिनिमम वैल्यू आई है वो किसके लिए आई है, एयर के लिए। तो एयर के लिए मिनिमम वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 0, ठीक है? नेगेटिव में नहीं हो सकती। समझ में आ रही चीज? एप्सिलॉन आर की कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से कम तो हो ही नहीं सकती। तो काई ई कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है? नेगेटिव में कभी भी नहीं हो सकता है। तो एयर के लिए कितनी आ गई, 0। और मैक्सिमम किसके लिए आएगी, जिसके लिए एप्सिलॉन आर मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम कितना होता है एप्सिलॉन आर, किसके लिए होता है, मेटल्स के लिए। मेटल्स के लिए कितना होता है, इन्फिनिटी। यानी कि मैं बोल सकता हूँ काई ई की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इन्फिनिटी माइनस 1 भी क्या होगा, इन्फिनिटी। और ये किसके लिए होती है, मेटल्स के लिए। तो मेटल्स के लिए जो काई ई होता है वो तो होता है इन्फिनिटी जो मैक्सिमम है, और मिनिमम होता है एयर या वैक्यूम के लिए, और वो कितना होता है 0। यानी कि जो काई ई होता है उसकी रेंज कितनी हो गई, काई ई जो है वो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल और इन्फिनिटी से छोटा या इन्फिनिटी के इक्वल होता है, कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काई ई जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है। 0 से इन्फिनिटी के बीच में हो सकता है, 0 से 0 के इक्वल या 0 से बड़ा, इन्फिनिटी के इक्वल या इन्फिनिटी से छोटा हो सकता है, लेकिन कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता, यानी कि नेगेटिव में नहीं हो सकता है। तो ये अपने पास में एक रिलेशन निकल के आ गया था। मेन रिलेशन अपना ये है एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई ई, ठीक है? डेरिवेशन कई बार बोर्ड में पूछ ली जाती है तो डेरिवेशन याद रखनी है, बाकी तो नॉर्मल फॉर्मूला है, फॉर्मूला ध्यान रखना, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई ई। तो ये अपना टॉपिक जो है वो आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आज और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी थी, लेकिन अब ठीक है, चलो लाइट आज कम से कम 5-6 बार चली गई अपनी 5-6 बार अपना काम बिगाड़ दिया। और पिछले 4 घंटे से मैं यही वीडियो बना रहा हूँ। ये मान लो कितनी भी देर का बना है मुझे पता नहीं है, लेकिन 4 घंटे से मैं ये वीडियो बनाने में लगा पड़ा हूँ, ठीक है? बीच बीच में लाइट जा रही है, आ रही है, मैंने अपने सारे काम पोस्टपोन कर दिए क्योंकि वीडियो कंप्लीट करना था। तो क्योंकि बीच में कभी 15 मिनट के लिए लाइट गई, कभी 20 मिनट के लिए लाइट गई, कभी आधे घंटे के लिए लाइट गई, तो इस तरह से लाइट बीच बीच में जा रही थी। चलो कोई ना। तो ये अपना वीडियो अभी फिलहाल यहाँ आज के लिए इतना ही कंप्लीट हो गया है। कल अपन जो है इस चैप्टर का, अब एक पोर्शन अपना इस चैप्टर का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक इस पोटेंशियल में एक टॉपिक रह रहा है, ये मत सोचना मैंने छोड़ दिया है। एक टॉपिक रह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो वो अपन इस चैप्टर के एकदम लास्ट में देखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको सबसे लास्ट में देखा जाएगा। बाकी 1-2 टॉपिक जो है वो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए थे। कौन से मैं याद दिलवा दूँ, ऐसा मत सोचना कि मैंने वो कई बुक से देखोगे तो वो इस चैप्टर में दे रखा है। एक तो पोटेंशियल
एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, उसका फॉर्मूला अपने देखा था पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी अपन ने किए थे, ठीक है। वो इस चैप्टर में भी कई जगह तुम्हें इस चैप्टर में मिलेगा, कई जगह उसी चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में ही मिलेगा, तो वो अपन ने कर लिया है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अपने डिराइव किया था पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर यानी कि पीई कोस थीटा, एक तो पोटेंशियल एनर्जी का। एक वर्क डन टू रोटेट डाइपोल, उसका फॉर्मूला भी अपन ने उसी चैप्टर में डिराइव किया था पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ठीक है। तो वो इस चैप्टर में तुम्हें मिलता है, तो अपन ने उसको फर्स्ट चैप्टर में देख लिया था, और जिसने इस चैप्टर से पढ़ना शुरू किया है वो फर्स्ट चैप्टर के वीडियो को जाके देखना, वहाँ पे मिल जाएगा, किसी ना किसी वीडियो के अंदर मिलेगा, हेडिंग शायद मिल जाएगी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल एंड वर्क डन टू रोटेट ए डाइपोल, ठीक है। तो उसमें वो टॉपिक्स वो अपने मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल एक नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक मज़े करते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।